तो सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें भारत के ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा इनसे रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण थ्योरियाँ होगा उन सभी को विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो देखिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट से अर्थ होता है कि विद्युत का जल के माध्यम से उत्पादन, यानी जल विद्युत का उत्पादन। तो देखा जाए आखिर जल विद्युत, यह जो जल है वह एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी आप जिसको जितना बार भी यूज करेंगे खत्म नहीं होगा। भारत में देखा जाए इसको लेकर अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें से प्रमुख जो पूछता है प्रश्न में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, फिर कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सभी कुछ प्रमुख हैं। उसमें कह रहा है कि प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो याद करिए इससे पहले भी हम लोगों ने हाइडल पावर से ऊर्जा संसाधन के रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखा था, उसमें चर्चा हुई थी कि जो भारत में सबसे पहला है जो विद्युत जल संयंत्र लगाया गया था, वह कब लगाया गया था। वह लगाया गया था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था, 130 किलोवाट का। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी आपको दार्जिलिंग नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जो लगाया गया था शिव समुद्रम में, जो कौन सा है, जो कर्नाटक में है, उस शिव समुद्रम कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1902 ईस्वी में लगाया गया। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में देखिएगा कि अगर दार्जिलिंग दिया हुआ है, अगर पूछ दिया है कि 1997 ईस्वी में, 1900 नहीं 1897 ईस्वी में प्रथम जल संयंत्र कहाँ लगाया गया था, विद्युत जल संयंत्र, तो वह हो जाएगा दार्जिलिंग। अगर उस ऑप्शंस में नहीं हो तब आप क्या मारेंगे, शिव समुद्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। 2 में है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। अब देखिए इंद्रावती जल, याद करिए इंद्रावती क्या था। इंद्रावती हम लोगों ने देखा था जब गोदावरी नदी के बारे में पढ़े थे कि जो गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और वह मध्य भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसी की सहायक नदियों में से एक था इंद्रावती। ओह, गोदावरी की सहायक अन्य नदियाँ कौन थी, पेनगंगा, बेनगंगा, मूला, दूधना, प्राणहिता, ये सभी उनके अन्य थी सहायक नदियाँ। उनमें से एक थी गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती। और इस इंद्रावती का जो उद्गम है वह कालाहांडी उड़ीसा के जो कालाहांडी स्थान है वहीं से इसका उद्गम भी स्थान है। तो वहीं पे इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भी बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, लगभग 600 मेगावाट ये बिजली उत्पादन वहाँ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है। ये बगलिहार जल विद्युत परियोजना है क्या, तो यह है जो चिनाब नदी पर बनाया गया जल विद्युत संयंत्र है, जिसे हम लोग बगलिहार जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। आखिर यह प्रश्न क्यों पूछा है कि आपत्ति क्यों जताया था, तो वह आपत्ति पाकिस्तान जताया था। क्यों, क्योंकि वह क्या क्या था, इसके विरुद्ध में जाकर वह विश्व बैंक की मध्यस्थता लेकर बात उठाई थी। तो इससे समझने के लिए आपको कुछ दशक पहले चलना होगा। कुछ दशक पहले यानी 1960 ईस्वी में क्या होता है, 1960 ईस्वी में एक संधि होता है। वह संधि सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। इस सिंधु जल समझौता में क्या होता, उस समय 1960 में तो आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम शायद वो अयूब खान होते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक संधि होता है, साथ में वर्ल्ड बैंक भी होती है। उसमें क्या होता है कि ऊपर से 3 नदियाँ, यानी कौन कौन, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियाँ का जो पानी है वह पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और बाकी जो शेष 3 अन्य नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद 3 आना रावी, ब्यास और सतलज, ये रावी, ब्यास और सतलज 3 नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा। इस संधि में वही था कि जो पहला 3 नदी है वह 80% क्या करेगा, पाकिस्तान के हक में रहेगा, 20% भारत के हक में रहेगा। तो उसी के लेकर यह क्या किया है, वह आपत्ति जाहिर किया है पाकिस्तान कि यह सिंधु जल विवाद का क्या है, अवलंघन है, उल्लंघन है। इसी को लेके वो कंप्लेन करने विश्व बैंक के साथ में गया। हालांकि विश्व बैंक मतलब इसमें मामूली सा बदलाव करने को लेकर इसको निरस्त कर दिया गया, वो शायद उसकी ऊंचाई घटा देने को कहा गया। इसलिए प्रश्न ये पूछ लिया जाता है अदर एग्जाम्स में भी कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना कौन सा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, उसी पर यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ एक संयुक्त परियोजना है। अब देखिए ताला जल विद्युत परियोजना,
ताला से पहले आपको याद करना होगा एक चूखा जल विद्युत परियोजना था। चूखा जल विद्युत परियोजना क्या था? वह था भारत और भूटान के बीच में बनाया गया था। वह रायडू नदी पर, उस रायडू नदी को वांगछू नदी के रूप में भी जानते थे हम लोग, वहाँ पर बनाया गया था। लगभग 336 मेगावाट का था। अब वही रायडू नदी पर एक अन्य बनाया गया है भारत और भूटान के सहयोग से ताला जल विद्युत परियोजना। यह भूटान में है, वही वांगछू नदी को है जिसमें रायडू नदी को भी नाम थे, तो वांगछू नदी पर बनाया गया। यह लगभग 220 वाट का बना है, 220 वाट इकाई का है, शायद 4 या 5 इकाई बनाया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे 220 नहीं 250 मेगावाट का 4 इकाई बनाया गया। तो ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ है? तो वह भूटान के साथ में। अगर पूछ दिया जाता चूखा जल विद्युत, देखिए प्रश्न इसलिए याद आ गया क्योंकि दोनों वही नदी पर बना है। नेक्स्ट देखिए 5 में कह रहा है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब याद करिए, इसकी चर्चा पवन ऊर्जा का हम लोगों ने पिछले भी क्लासों में किया था। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में, तो विश्व में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा वह कहाँ होता? वह होता है चीन में, और द्वितीय स्थान पर है यूएसए, और तृतीय स्थान पर है जर्मनी। तो सोच लीजिए हमारा जो स्थान है वह चौथा स्थान है। तो पवन ऊर्जा में भारत का विश्व में चौथा, प्रथम में चीन, दूसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा में जर्मनी है। और भारत की बात की जाए कि भारत तो ठीक चौथा स्थान, भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता? उसे हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु में, लगभग 76,049 मेगावाट बिजली से उत्पादन किया जाता था। दूसरे नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र था, जिसमें 46 समथिंग था। तीसरे नंबर पर गुजरात था, 44 समथिंग था। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6 में पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश। कह रहा पवन ऊर्जा के उत्पादन में, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का तो जरूर चौथा स्थान है, लेकिन पहले स्तर पर चीन है, द्वितीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे स्तर पर जर्मनी है, और चौथे स्तर पर भारत है। तो ये क्रम है पवन ऊर्जा के उत्पादन का, जिसमें से भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी है वह तमिलनाडु है। वह इससे बिजली का उत्पादन लगभग 7649 मेगावाट का रहा। हालांकि 500 नए वहाँ पर पवन टावरे भी लग रहे हैं। वहाँ पर फिर गुजरात में भी 1100 मेगावाट का नया सुलाजन ग्रुप के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो इसको संभावित लेकर काम किया जा रहा है। आने वाला टाइम में जब आप देखेंगे तो और भी अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? व्यवसायिक कहने का मतलब क्या? व्यापार करने का मतलब धंधा, रोजगार, पैसा। कौन सा नहीं है? स्रोत नहीं है। अब देखिए इसे समझने के लिए पहले आपको चलना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो भारत में है ऊर्जा का विद्युत का उत्पादन, वह मुख्यतः 3 तरीके से किया जाता है। कौन कौन है तरीका? एक तरीका है जल विद्युत के द्वारा, दूसरा तरीका है ताप विद्युत के द्वारा, और तीसरा परमाणु विद्युत के द्वारा। तो यही है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर वाणिज्य विद्युत के 3 प्रकार है, जिसमें से ताप विद्युत को हम लोगों ने देखा, दूसरा जल विद्युत, और तीसरा परमाणु विद्युत। तो ताप विद्युत का जो इसमें योगदान है वह 69.7% है, और जल विद्युत का योगदान है 13.2% है, और सबसे कम परमाणु ऊर्जा का 2% है। तो वही कह रहा है कि कौन सा स्रोत ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो पेट्रोलियम तो है, परमाणु ऊर्जा भी है, प्राकृतिक गैस भी है, और बायोगैस नहीं है। कैसे नहीं है? अब देखिए तापीय ऊर्जा के अंतर्गत में कौन सा आता है? तो तापीय ऊर्जा के अंतर्गत में कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, और प्राकृतिक गैस आता है। तो ये सभी तापीय ऊर्जा के अंतर्गत में आते हैं। और एक परमाणु ऊर्जा तो हो ही गया, लेकिन बायोगैस नहीं है व्यावसायिक स्रोत में ऊर्जा के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पर्याप्त आंसर। नेक्स्ट देखिए 8 में, भारत के किस प्रकार के विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मतलब विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार से होता है? जल विद्युत से, ताप विद्युत से, परमाणु विद्युत से, पवन विद्युत से। अब देखिए किस से होता, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भारत में है उत्पत्ति के आधार पर वाणिज्य विद्युत के 3 प्रकार हैं, यानी 3 तरीके से उनका प्रमुख उत्पादन किया जाता है। पहला ताप विद्युत के द्वारा, और दूसरा जल विद्युत के द्वारा, और तीसरा परमाणु शक्ति के द्वारा। परमाणु विद्युत के द्वारा पर कितना किया जाता है? परमाणु शक्ति के द्वारा मात्र 2% विद्युत का उत्पादन। ताप के द्वारा विद्युत का उत्पादन क्या था? 69.7%। सबसे ज़्यादा ताप के माध्यम से ही भारत में बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी ऊर्जा का उत्पादन, और जल विद्युत से मात्र 13.2% है। तो वही कह रहा है कि विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो किसके माध्यम से? वह ताप विद्युत के माध्यम से। और ताप विद्युत के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं इसमें उत्पादन? इसमें कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस, जिसकी ऊपर चर्चा हम लोगों ने किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक स्रोत नहीं है जिसमें से हम लोग बायोगैस को छाटे थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखिए परमाणु शक्ति के संपन्न में, अगर परमाणु शक्ति के
संपन्न में सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है तो वह पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद यूरोपीय संघ है, उसके बाद भारत का स्थान आता है, छठवां स्थान आता है। हालांकि जो नया आंकड़ा आया उसमें कुछ भारत का रैंक बढ़ा है। नेक्स्ट देखिए 10 में, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, तो कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ, इसे समझने के लिए हमें कुछ सदी पहले चलना होगा। सदी नहीं कहिए, कुछ दशक। बात है 1948 ईस्वी को। देखिए क्या होता है, 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्टार्ट किया जाता है। वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन पर, और उसी साल स्थापना किया जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन से परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, जिस समय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम होता उसी समय परमाणु ऊर्जा विभाग नहीं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है। तो 1948 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, परमाणु ऊर्जा आयोग तो किनके निर्देशन से? डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा के निर्देशन से यह स्थापना किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस नीतियों का निष्पादन करने के लिए, यानी जो आयोग था उस आयोग की नीतियों का निष्पादन करने के लिए वर्ष 1954 ईस्वी में क्या किया जाता है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मुंबई के ट्राम्बे में 1957 ईस्वी को क्या किया जाता है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान यानी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का 1957 ईस्वी में स्थापना किया जाता है, जो बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नाम से जाना जाता है। तो हालांकि उनका नाम है जो परिवर्तन 1967 ईस्वी में उसी का नामकरण चेंज कर क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये था परमाणु ऊर्जा का किस तरह से कार्यक्रम को स्टार्ट करके एक आयोग का स्थापना करके फिर विभाग, फिर उसके निष्पादन के लिए वह आयोग बनाया गया। तो ये था इसका संक्षेप में। तो अगर ये समझ गए होंगे तो इससे 3-4 प्रश्न जो भी आएगा बन जाएगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या होता है, 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1948 ईस्वी में एक आयोग की क्या की जाती, स्थापना की जाती, परमाणु ऊर्जा आयोग की। उसके बाद उस आयोग के बाद उसके नीतियों को निष्पादित करने के लिए एक विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, उस विभाग की स्थापना होने के बाद मुंबई के ट्राम्बे में 1957 ईस्वी में क्या किया जाता है, परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान यानी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का स्थापना किया जाता है। फिर वही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का नाम को परिवर्तन कर क्या किया जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1967 ईस्वी में। तो इनसे प्रश्न 3-4 पूछ दिया जाता है, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। विभाग पूछ दिए तो अलग, अगर आयोग पूछ दिया जाए तो अलग है। आयोग का मतलब कमीशन होता है, विभाग डिवीजन हो गया। तो अब बताइए, पहला प्रश्न क्या करा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, तो वह प्रारंभ 1948 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, यह इन्हीं के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में के निर्देशन में क्या करता है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, फिर उसके नीतियों को निष्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर तो प्रश्न नहीं है परमाणु ऊर्जा विभाग, अगर पूछ दिया जाता तो 1954 उसका मारण। अब उसके बाद परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, फिर क्या हो जाता है, मुंबई के ट्राम्बे में हम लोगों ने देखा था कि क्या किया जाता है, 1957 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की जाती है। उसके बाद उन्हीं का नाम परिवर्तन कर 1967 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। अब देखिए कैगा, यह कैगा है क्या, कैगा है परमाणु विद्युत संयंत्र। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भारत में है, जो ऊर्जा का जो उत्पत्ति होता है, बिजली का उत्पादन होता है, वाणिज्य के आधार पर जो उत्पत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। पहला तापीय विद्युत के द्वारा, जल विद्युत के द्वारा, परमाणु विद्युत के द्वारा। तो वही परमाणु विद्युत के द्वारा जो बांटा गया है, जिसमें से 2% भारत में ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें से परमाणु रिएक्टरों के द्वारा होता है, परमाणु रिएक्टर बना के। तो उसी में से कैगा जो है वह कर्नाटक में परमाणु विद्युत संयंत्र है, परमाणु रिएक्टर है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले परमाणु जो विद्युत संयंत्र वह कहाँ स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले परमाणु विद्युत संयंत्र वह स्थापित किया गया था, वह तारापुर कहाँ है, वह महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। वह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो वह भी ध्यान में रखिएगा,
तमिलनाडु में भी विद्युत संयंत्र है जो कल्पक्कम और कुंडलकुलम है। ये वही कल्पक्कम है जो स्वदेशीय माध्यम से 1984 से 86 में दो लगाया गया था, 220 यूनिट का 2 यूनिट स्वदेशीय रूप से बनाया गया था। उसी तमिलनाडु के जो कुंडलकुलम है, वह कुंडलकुलम जो बनाया गया था वह 1000 यूनिट का, उसमें 2 लगाया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा। और वह स्थापना रूस के सहयोग से किया गया। तो किस प्रकार तमिलनाडु में 2, गुजरात में एक कौन है, गुजरात में काकरापारा, यह भी है काकरापारा गुजरात में। राजस्थान में रावत भाटा, यह कनाडा के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। कब? 1972 से, 1972 है और एक 1980 है, यही है 2। तो ध्यान में रखिएगा। तो यह कब किया गया था? वह कनाडा के सहयोग से। तो आगे इसकी चर्चा होगी हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? अब देखिए रावत भाटा, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है वह राजस्थान में है। यह रावत भाटा किनके सहयोग से स्थापित किया गया? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब? 1972 और 1980 में 2 यूनिट यहाँ पर लगाया गया था कनाडा के सहयोग से राजस्थान में। कर्नाटक में क्या था? कैगा था। तमिलनाडु में क्या था? 2 विद्युत संयंत्र, एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और एक रूस के सहयोग से। जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया तमिलनाडु में वह कल्पक्कम था और जो रूस के सहयोग से वह कुंडलकुलम था। तो कुंडलकुलम में कितना यूनिट इससे उत्पादन किया जा रहा है? लगभग 2000 यूनिट, 1000 यूनिट का 2 यूनिट लगाया गया था वो रूस के सहयोग से। और जो स्वदेशी रूप से लगाया गया 2 यूनिट, 220 यूनिट का। उसके बाद गुजरात में है, गुजरात में ये काकरापारा। नेक्स्ट देखिए 15 में कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। अब बताइए कल्पक्कम, अभी हम लोग चर्चा किए जो कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है वह कहाँ है? वह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ है? यह देखिए, यह किसके सहयोग से? यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। तो प्रश्न कभी पूछ दिया जाए कि भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर कौन है, तो कल्पक्कम है जो 1984 और 1986 में 2 यूनिट लगाया गया था, 220 मेगावाट का 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 में निम्नलिखित में से किस देश को अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? वह कौन सा देश है? वह जो देश है फ्रांस नहीं है, जर्मनी है। क्या होता है कि जर्मनी जो है वहाँ की जो सरकार होती है यह घोषणा करती है कि आने वाला समय में वो सभी परमाणु रिएक्टर को बंद कर देगा। कारण यह रहता है जो जापान के साथ अभी जो जितना भयावह स्थिति बना हुआ, आशा करते हैं आप अवगत होंगे। यहाँ पर जब से परमाणु जो हमला हुआ उसके बाद से जो वहाँ पर जो जन्म रेट है, किस प्रकार से जन्म लेते हैं, कितना लोग इफेक्टेड हैं, उसी को सबक लेते हुए, उसी को विचार करते हुए, ध्यान में रखते हुए वह इसका घोषणा करता बंद करने के लिए। तो जर्मनी होगा। हालांकि कुछ जो पुराने सबसे उसके रिएक्टर चलते आ रहे थे उसमें से कुछ बंद भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? अब बताइए कि कौन सा राज्य में होने जा रहा है सबसे बड़े गैस आधारित संयंत्र की स्थापना? वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन गैस आधारित 2 संयंत्र है? तो यहाँ पर एक कौन कौन है? एक है दादरी में है और एक है औरैया में। तो 2 वहाँ गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। अब आपके माइंड में उठा हुआ ये गैस आधारित क्या है? तो हम लोगों को देखा था ना कि जो तापीय विद्युत है, तापीय विद्युत के द्वारा तापीय माध्यम से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें मुख्यतः कोयला का भूमिका होता है, पेट्रोलियम का भूमिका होता है, प्राकृतिक गैस का। तो वही गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना में उसमें से जो तापीय विद्युत संयंत्र में है, देखिए कोयला का भूमिका कितना होता है? वह 57% होता है। उसके बाद पेट्रोलियम का भूमिका 7.5%, गैस का भूमिका पॉइंट समथिंग % है, 2 या 3% ऐसे है। तो वही कर रहा है कि गैस आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्थापित किया जा रहा है। एक गुजरात में भी है, कौन? गैस आधारित जो गुजरात में है उसका क्या नाम है? कवास नाम है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 18 में कैथलकुडी गैस विद्युत परियोजना। कैथलकुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में? अब गैस विद्युत परियोजना क्या है? यह एक तापीय विद्युत का जो उत्पादन होता है उस तापीय विद्युत का एक घटक है गैस, जिसमें से तापीय विद्युत में कौन कौन आ जाता है? वह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उसी का एक घटक गैस है जो कैथलकुडी में गैस विद्युत परियोजना का स्थापना किया गया जिससे बिजली उत्पादन होता है। वह कैथलकुडी कहाँ है? वह कैथलकुडी है, ये असम में है। तो ध्यान में रखिएगा वह असम में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हम लोगों ने देखा था? एक औरैया देखा था और एक दादरी देखा था। गुजरात में क्या देखा था? कवास देखा था। ये सभी गैस आधारित विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखिए 19 में, वाणिज्य स्तर पर प्रथम सौर परियोजना की स्थापना की जा रही है। अब देखिए वाणिज्य स्तर पर अभी हम लोगों ने देखा था ना सौर परियोजना की स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो वाणिज्य स्तर पर सौर विद्युत का परियोजना का स्थापना किया जा रहा है, वह जोधपुर में किया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, जोधपुर नहीं, सॉरी, वाणिज्य स्तर पर है ना, वो जैसलमेर में किया जा रहा है, जोधपुर नहीं होगा। क्योंकि देखिए यह क्या, देखिए प्रश्न पूछने का कारण क्या है कि यह जब संयंत्र को स्थापित किया जा रहा था जैसलमेर में, तो वहाँ पर जो उसके राजकीय पशु हैं, कौन सा? ये गोंडवाना करके पक्षी है जिसको हम लोग
ये कहने का मतलब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, उस पक्षी को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ था, न्यूज में भी आया था कि वह पक्षियों का विलुप्त का एक कारण बनेगा। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। जब वहाँ की कंपनी लगा रही थी तो वहाँ के ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय लोग इसके विरुद्ध याचिका भी दायर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो हो जाएगा सऊदी अरब। लेकिन अगर प्रश्न में और भी ऑप्शन डाल दिया जाए, वेनेजुएला भी डाल दिया जाए, तो वह वेनेजुएला भी सही होगा। अगर क्वेश्चंस में वेनेजुएला डाल रहा तो आप सोच लीजिए जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वह आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा क्या किया गया है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल का खोज किया गया है कि वहाँ सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, लगभग 30,230 करोड़ बैरल तेल की बात की गई है। तो ध्यान में रखिएगा, वह ऑप्शन में अगर देता है तो उस पर विचार कर सही ऑप्शन मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? जो तेल आपको मालूम होगा, तेल खपत के स्थान में भारत का कैमा स्थान है? तेल खपत के स्थान में शायद तीसरा या चौथा है, आगे चर्चा होगी। तो वह जो 2/3 है जो वह आयात से ही मंगाता है। मात्र यहाँ पर जो उत्पादन होता है 15 से 22% के आसपास में होता है। नेक्स्ट देखिए 22 में, भारत पेट्रोलियम की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा दिए गए हैं? देखिए पेट्रो कार्ड क्या है? यह पेट्रो कार्ड क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा जारी किया जाने वाला। आपको मालूम होगा कि हाल ही में यह तो BPCL के द्वारा लागू किया ही गया है पेट्रो कार्ड, एक और BPCL के द्वारा सहयोग से लागू किया गया। प्रश्न वो भी बन जाएगा, वह SBI और BPCL मिलकर BPCI SBI कार्ड ऑक्टेन जारी किया गया है। यानी जिसका जो ज़्यादा खपत करते हैं ईंधन का, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेवलिंग का, उनके लिए क्या गया है, उनको कैशबैक की इसमें सुविधा भी दी गई है। तो याद रखिएगा क्या है, BPCL SBI ऑक्टेन कार्ड, वह भी पेट्रोलियम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में है, कलोल खनिज तेल उत्खनन किस राज्य में है? अब करा कलोल खनिज तेल, अब आपके माइंड में उठ रहा हुआ है कलोल क्या है? तो याद करिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया था। अब इसे समझने के लिए थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब क्या है, भारत में जो तेल का जो उत्पादन क्षेत्र है वह मुख्यतः 4 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र कौन है? वह है पहला क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा क्षेत्र है गुजरात घाटी, और तीसरा क्षेत्र है अपतटीय पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और चौथा है पूर्वी तटीय क्षेत्र। यही 4 है, 1 2 3 4। पहला क्या था? ब्रह्मपुत्र घाटी। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? दूसरा था गुजरात तट। तो गुजरात तट में जो है वह इसकी तेल की 2 पेटियां हैं। पहला पेटियां है वह क्या, खंबात की खाड़ी के पूर्वी से अंकलेश्वर से लेकर खंबात तक, और दूसरा पेटी है खेड़ा से लेकर मेहसाना तक। उस खेड़ा से मेहसाना तक के अंतर्गत में कलोल, नवगांव, ये सभी क्षेत्र आते हैं। तो उसी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है कलोल खनिज, जो खेड़ा और मेहसाना के बीच के क्षेत्रों में से आते हैं, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, भारत के सबसे बड़ा खनिज तेल। अब देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए कि भारत में मुख्यतः जो है तेल उत्पादक के 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र कौन है? ब्रह्मपुत्र घाटी। दूसरा क्षेत्र कौन है? दूसरा क्षेत्र है गुजरात तट। और तीसरा क्षेत्र कौन है? तीसरा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय, तटीय नहीं बोल रहे हैं, तटीय और अपतटीय में अंतर है। अपतटीय का मतलब होता है तट से दूर समुद्र में, और तटीय का मतलब तट के किनारे। तो तटीय का इंग्लिश होता है ऑफशोर। तो यह भी प्रश्न में कभी कभी आपको गलत करने के लिए तटीय अपतटीय दे देगा। तो इस चीज़ आपको यह माइंड में क्लियर होना चाहिए कि तटीय का क्या अर्थ होता है और अपतटीय का क्या अर्थ होता है। चौथा है पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो देखिए, पहला जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। यस, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र को सबसे प्राचीन और सबसे पहले खोजे गई तेल घाटी का पेटी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत में दिहांग से लेकर जो सुरमा घाटी है वह 1300 जो किलोमीटर की लंबाई है, उसमें से यह तेल का क्षेत्र पाया जाता है। उसमें से सबसे जो प्रमुख क्षेत्र वह डिब्रूगढ़ के आसपास, डिब्रूगढ़ का जो जिला है असम का, उसमें से 13 वर्ग किलोमीटर के आसपास में वो उसका प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद गुजरात तट में आते हैं। तो गुजरात तट में जो तेल की 2 पटियाँ हैं, कौन कौन पटियाँ? पहला पेटियाँ खंबात के खाड़ी के पूर्वी तट से अंकलेश्वर से लेकर कहाँ तक? खंबात तक। और दूसरा जो क्षेत्र है खेड़ा से लेकर मेहसाना तक, जिसके अंतर्गत में कोलाल, नवगांव, बेचराची, ये सभी क्षेत्र आते हैं। और तीसरा क्षेत्र है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत में 3 पेटियाँ आता है।
कौन कौन? पहला बम्बई हाई, दूसरा कौन है? दूसरा है बसीन और तीसरा है अलियाबेट तेल क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र है, मुंबई हाई, बसीन और अलियाबेट क्षेत्र। और चौथा जो पूर्वी तट का क्षेत्र है, इसमें क्या कौन कौन सा क्षेत्र आता है? गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये नदियों के डेल्टा के जो क्षेत्र पाए जाते हैं ये क्षेत्र आते हैं। तो ये उसमें से जो देखा जाए जो कौन है, जो तीसरा है अपतटीय, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में जो बम्बई हाई है वह क्या है? वह सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है तथा यहाँ से देश के कुल उत्पादन का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन यहीं से होता है, बम्बई हाई से। जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है वह 45% से अधिक तेल क्षेत्र का उत्पादन वहीं से किया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता तो बम्बई हाई हो जाएगा। अगर दे दिया जाए इस प्रकार से दे दिया जाए ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात घाटी, अपतटीय, पश्चिमी अपतटीय, पूर्वी अपतटीय, तो पश्चिमी मारिएगा, क्योंकि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत में ही बम्बई हाई आता है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा खनिज तेल कौन है? वह बम्बई अपतटीय क्षेत्र है ना, तटीय नहीं दे, तो ध्यान में रखिएगा। अब 25 में है मंगला। मंगला क्या है? अब मंगला क्या है? मंगला देखिए, मंगला एक तेल का कुआं है। यह क्वेश्चंस क्यों पूछा गया है? तो क्या होता है, अमूमन जितनी भी तेल कंपनियां होती तेल के कुएं खोदने के बाद उसे बंद कर देती है, लेकिन जो मंगला तेल कुआं है यहाँ पर क्या हुआ, बहुत आलीशान इमारत बना हुआ, क्योंकि यहीं से तेल की कहानी स्टार्ट होता समझने जानने के लिए यह है। तो यह क्या किया गया था, सबसे पहले ब्रिटिश केनर्स कंपनी के द्वारा यहाँ पर मंगला जो कहाँ, बाड़मेर में है, जो राजस्थान के बाड़मेर है, वही बाड़मेर जिला के अंतर्गत में एक गाँव है, वहीं पर मंगला कर क्या किया गया था, तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक उसके 1.5 किलोमीटर बाद दूसरा मंगला 2 भी खोदा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, मंगला क्या है, वह राजस्थान का तेल का कुआं है और सबसे ज़्यादा तेल इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए यह प्रश्न पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था। अब बताइए सबसे पहले खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? अगर तेल कुएं को छोड़ की बात आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो तेल है, खनिज तेल, वह कहाँ पाया जाता है? वह सबसे पहले खनिज तेल 1860 ईस्वी में कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता आसाम। आसाम के कौन सा क्षेत्र? वह मार्गेरिया क्षेत्र। तो मार्गेरिया क्षेत्र में 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम खनिज तेल पाया जाता। उसके बाद 1867 ईस्वी में इसी के जो ऑप्शन नंबर बी है, माकुम क्षेत्र में क्या होता है, खनिज तेल मिलता है। उसके बाद 1889 ईस्वी में क्या होता है, डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई की जाती है। तो करा सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, जो तेल कुआं का खोदा गया था वह डिगबोई में ही खोदा गया था। तो ऑप्शन ए मारेंगे। हाँ, माकुम में जरूर मिला था, मार्गेरिया में भी जरूर मिला था। देखिए ऑप्शन में माकुम भी है, अगर मार्गेरिया भी दिया हो रहता तो अगर प्रश्न पूछता कि सबसे पहले कहाँ खोजा गया, तब हम मारते मार्गेरिया या माकुम, लेकिन है तेल का कुआं की बात है तो डिगबोई हो जाएगा, क्योंकि माकुम भी उसी क्षेत्र का है जो 1867 ईस्वी में खोजा गया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए अभी चर्चा हुई थी मंगला का, तो मंगला यही है। राजस्थान के खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? वह बाड़मेर में पाए जाते हैं। बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के बाड़मेर में ही मंगला है। तो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था कि जो मंगला है वह किसके द्वारा, यह मतलब ये जो कौन सा तेल कंपनी था, वो ब्रिटिश थी, केनर एनर्जी कंपनी था, उसी के द्वारा खोजा गया था। तो देखिए बाड़मेर के जोगसिया करके गाँव है ना, उसी के अंदर में क्या किया गया था, मंगला प्रथम खोजा गया। ठीक उसके 1.5 किलोमीटर के बाद में एक और तेल का कुआं खोजा गया जिसे मंगला 2 भी कहा जाता है। तो यह विशाल तेल खंडार के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, और वही बाड़मेर में कौन है, मंगला है। मंगला क्या है, वह तेल का कुआं है। नेक्स्ट 28 में देखिए, विश्व में खनिज तेल का सर्वाधिक खपत किस देश में होता है? आप बताइए विश्व में सबसे सर्वाधिक तेल का खपत अगर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा कि चीन होगा? आपके माइंड में उठ रहा होगा कि चीन होगा, लेकिन इसका चीन नहीं है। इसका क्या सही जवाब है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? बताइए खनिज तेल की खपत की दृष्टि से। अभी हम लोगों को देखा था ना, विश्व तेल में सर्वाधिक खपत वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और विश्व का जो दूसरा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा खनिज का खपत करता है, तो वह हो जाएगा चीन करता है, दूसरे नंबर पर चीन है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 30 में, क्योंकि देखिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसे तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो कोई थ्योरी है नहीं, तो इसलिए आशा करते हैं आप इसे याद रखिए कि खपत के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, कितना खपत करता है। 30 में देखिए, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात करता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 2/3। अब बताइए 2/3 का मतलब क्या हो गया? छोतिया 18, 3 6 7 छोतिया
3 छक 18, 6 इधर हो गया, 20 हो गया, 18, यानी कहने का मतलब 68 समथिंग। तो क्या करता है, कितना लगभग पूरा करता हुआ 70%। तो अगर आप एवरेज में लगभग भी निकाल लेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 70% क्या करता हुआ आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, कृष्ण क्रांति आखिर में है क्या? देखिए क्या है कृष्ण क्रांति, वह पेट्रोलियम उत्पादों में क्षेत्र, पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास को ही कृष्ण क्रांति नाम दिया गया। इसका जो मकसद था देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाने का, तो इसलिए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, वह हो जाएगा खनिज तेल के उत्पादन से। और एक प्रश्न और पूछता कभी कभी, ब्लैक गोल्ड, वो कोयला को कहा जाता है, यानी पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। भारत में संभावित तेल क्षेत्र कौन है? अब देखिए भारत में संभावित तेल क्षेत्र, अब याद करिए भारत में संभावित, भारत में जो तेल क्षेत्र हैं वह 4 तेल क्षेत्र हैं। कौन कौन है? पहला हम लोगों ने देखा था ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा तेल क्षेत्र कौन था, दूसरा हम लोगों ने देखा था गुजरात तट, तीसरा क्या हम लोगों ने देखा, तीसरा देखा था पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, चौथा क्या देखा था, पूर्वी तटीय क्षेत्र। यही 4 जो क्षेत्र हैं वह खनिज तेल के उत्पादन के क्षेत्र हैं। जो पहला ब्रह्मपुत्र घाटी था, इसमें ने हम लोगों ने देखा था दिहांग से लेकर सुरमा घाटी जो 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ, उसमें तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। उस ब्रह्मपुत्र घाटी में जो डिब्रूगढ़ है वह प्रमुख तेल है, प्रमुख जो डिब्रूगढ़ जिला है वहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है तेल, खनिज तेल को लेकर, वह 13 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों को देखा था गुजरात तट, इस गुजरात तट के अंतर्गत में 2 पेटियां पाया जा रहा था। पहला पेटी था खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट अंकलेश्वर से लेकर खंबात तक, और दूसरा जो तट था खेड़ा से मेहताना तक, जिसमें कोलाल, नवगांव ये सभी क्षेत्र आ रहे थे। उसके बाद पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत में 3 पेटियां हम लोगों को देखा था खनिज तेल के। कौन कौन पेटियां? पहला जो था बम्बई हाई, दूसरा था बसीन था, और तीसरा था अलियाबेट था। उसके बाद चौथा जो पूर्वी तट में था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये सभी क्षेत्र को हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह अब बताइए तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है? यह तमिलनाडु है कृष्णा कावेरी गोदावरी, यानी पश्चिमी तट के क्षेत्र में। तो पश्चिमी तट में भी हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें पूर्वी तटीय क्षेत्र जो कहे थे, तो वह उसी पूर्वी तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत में तमिलनाडु आ रहा था, तो वह तमिलनाडु भी हो जाएगा। उसके असम, असम किस में आ रहा था? असम आ रहा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में, डिब्रूगढ़ इसी असम जिला में, तो असम क्षेत्र भी हो जाएगा। गुजरात किस में आ रहा था? गुजरात तटीय क्षेत्र में। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी तेल संभावित क्षेत्र का ही नाम है। नेक्स्ट देखिए 25-33 में हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है, 2025 क्या है? अब हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन 2025 इसका जो विजन था 2020 तक 50% क्या करना, खनिज तेल के खपत को कम करना, 2025 तक 75%, यानी पेट्रोलियम उत्पादन के संग्रहण से संबंधित था कि उसकी खपत को जितना हो रहा है उसे कम करना। इसी को लेकर ना इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें भी उसका प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? अवरक को, कोयला को, ग्रेनाइट को तो पेट्रोलियम तथा उससे बने पदार्थ, यह कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश। अब बताइए विश्व में कोयला अग्रणी देश कौन सा है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और रूस। अब देखिए जब कोयला अग्रणी की बात आता है तो माइंड में एक और प्रश्न आता है कि वो प्रश्न पूछता है कभी कभी, भारत का रूर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। तो उसका जवाब होता है दामोदर नदी घाटी। रूर, भारत का रूर, यानी रूर समझ रहे हैं? रूर क्या है? रूर जो है वह क्या है? यह यूरोपीय देश का एक बहुत बड़ा विश्वविख्यात, वह क्या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र, जहाँ से 90% यूरोपीय देशों का कोयला यहीं रूर क्षेत्र से निकलता है, इसलिए प्रश्न पूछ दिया जाता है भारत का रूर। तो वो प्रश्न का जवाब तो अलग है, दामोदर घाटी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि जो ये छोटा नागपुर का पठार, उसमें दामोदर घाटी है, जो वह कोयले का पट्टी है, वहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा वहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन होगा, जापान होगा, तो वह हो जाएगा चीन। कोयला के उत्पादन में अग्रणी देश है चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत है। नेक्स्ट देखिए, कोयला उत्पादन देश में भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। पहला स्थान कौन है? चीन है। दूसरा स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और तीसरा है वो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। अब याद करिए, अब लिग्नाइट क्या है? यह कोयले के विभिन्न प्रकारों में से एक प्रकार है। कोयले का कितना प्रकार है? 4 प्रकार पाया जाता है कोयला। पहला पीट है, और दूसरा लिग्नाइट है, और तीसरा बिटुमिनस है, और चौथा एंथ्रासाइट है। पीट में जो कार्बन की मात्रा 40% होता है, और जो लिग्नाइट होता है उसमें 40 से 60% होता है, और जो बिटुमिनस होता है उसमें 60 से 80% होता है, और एंथ्रासाइट में 80 से 90% होता है। अब बताइए भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? तो सबसे उत्तम किस्म का बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। कौन सा क्षेत्र में? वह गोंडवाना क्षेत्र में। याद करिए कोयला का कौन सा क्षेत्र है? कोयला
दो ही क्षेत्र में भारत में पाया जाता है, एक गोंडवाना क्षेत्र में और दूसरा टर्शरी निक्षेप में। टर्शरी निक्षेप कहाँ है? वह पूर्वी राज्यों में। पूर्वी राज्य कौन? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वो टर्शरी क्षेत्र है। टर्शरी क्षेत्र और गोंडवाना क्षेत्र में क्या अंतर है? जो टर्शरी क्षेत्र के कोयले हैं वह क्या है, उतना मतलब कहने का मतलब गुणवत्ता के नहीं है, क्योंकि वह जो पुराना बोला जाता है टर्शरी क्षेत्र 55 लाख वर्ष पुराना, जबकि गोंडवाना क्षेत्र है वह 200 लाख वर्ष पुराना है। इसीलिए उस गोंडवाना क्षेत्र के जो कोयले उत्तम किस्म के हैं। तो यह है, तो इसका क्या हो जाएगा? लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया सर्वाधिक कहाँ? वह तमिलनाडु में। क्योंकि देखिए हम लोग चर्चा किए थे कि तमिलनाडु के कौन सा जगह, ये तो आपको तमिलनाडु दिया है ना, बहुत सारा प्रश्न देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट वह स्थान जहाँ पर मिलता है नेवेली दिया हुआ रहेगा, तो नेवेली वही जगह है जहाँ पे लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है, उसे भूरा कोयला भी कहते हैं। नेक्स्ट 38 में देखिए, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। अभी याद करिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत का कोयले का रूर किसे कहा जाता है, या भारत का रूर इसलिए क्योंकि रूर एक क्या है, देश है, और देश का जगह है वह यूरोपीय देश का, जहाँ से सबसे ज़्यादा विश्व विख्यात और सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है वह यूरोप का, वह 90% 80 से 90% वहाँ कोयला निकलता है, इसलिए भारत का रूर कौन कहलाता है? दामोदर घाटी। लेकिन यह प्रश्न है सबसे मोटी पट्टी कौन है, तो देखिए सिंगरौली। यह सिंगरौली है कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो क्या मध्य प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है। उसके बाद सिंगरैनी कहाँ है? अब बताइए, यह सिंगरैनी कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। धनबाद कहाँ है? धनबाद इसी में तो झरिया जिला है ना, तो यह तो अब सोहागपुर। अब बताइए इसमें से मोटी पट्टी कहाँ पाया जाता है? वह सिंगरौली हो जाएगा, वह मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वहाँ पर मोटी पट्टी का कोयला पाया जाता है। तो ऐसा नहीं इस प्रश्न का जवाब आप देखिएगा कोयला तुरंत धनबाद झरिया मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर पूछ दिया जाता मोटी पटल के स्थान पर कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता तो वह धनबाद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में, देश में व्यापारिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान क्या है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो ऊर्जा का जो उत्पत्ति किया जाता है व्यावसायिक आधार से, उत्पत्ति के आधार पर उसके 3 स्रोत हैं। कौन कौन है? पहला तापीय विद्युत के माध्यम से, दूसरा जल विद्युत के माध्यम से, और तीसरा जो था वह परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। तो उसमें से कह रहा है कि कोयला का व्यावसायिक ऊर्जा में, कोयला का तापीय विद्युत में तो कोयला, पेट्रोलियम गैस और गैस था, तो कोयला का जो योगदान था वह व्यावसायिक ना करके वह पूरा विद्युत उत्पादन में 57.something% था। तो अगर कोयला का उसमें योगदान था तो इसमें भी रहेगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? वह 67% हो जाएगा कोयला का व्यावसायिक खपत के योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? अब बताइए, हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो उत्पत्ति के आधार पर वाणिज्य विद्युत का जो उत्पादन होता है वह 3 प्रकार से होता है। कौन कौन था? पहला था तापीय विद्युत के माध्यम से, दूसरा क्या था? जल विद्युत के माध्यम से, और तीसरा था परमाणु विद्युत के माध्यम से। तो तापीय विद्युत से कितना उत्पादन हो रहा था? वह 69.7%। जल विद्युत से कितना हो रहा था? 30.3%। परमाणु विद्युत से कितना हो रहा था? 2%। तो परमाणु शक्ति से जो उत्पादन होगा वह 2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? अब बताइए किसका कोयला भंडार अधिक है? झरिया का, रानीगंज का, कोरबा का, सिंगरैली का। अब याद करिए, अब इस ऑप्शन से पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोयला भारत में कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो भारत में कोयला हुआ मुख्यतः 2 क्षेत्र में पाया जाता है। पहला जो क्षेत्र है वह गोंडवाना क्षेत्र है, और दूसरा जो है टर्शियरी निक्षेप है। जो गोंडवाना क्षेत्र है वह कितने वर्ष पुराना है? यह 200 लाख वर्ष पुराना है, और जबकि टर्शियरी क्षेत्र यह 55 लाख वर्ष पुराना है। जो गोंडवाना क्षेत्र में भारत के उत्तम किस्म के कोयला मुख्यतः बिटुमिनस और एंथ्रासाइट पाए जाते हैं, और जो टर्शियरी क्षेत्र के निक्षेप है उसमें मुख्यतः 2% के कोयला, इसमें थोड़ा नमी युक्त कोयला होता है तो इसमें पाए जाते हैं, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और जो टर्शियरी निक्षेप है मुख्यतः कौन से भागों में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं पूर्वी राज्यों में, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और तो अब तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि कोयला का भंडार। अब बताइए, जो गोंडवाना लाइन के क्षेत्र में है उसमें सबसे अत्यधिक जो कोयला होता है वह कहाँ पाया जाता है? वह है झरिया, दामोदर घाटी के झरिया क्षेत्र में, जो झरिया धनबाद में है उसमें पाया जाता है। अगर झरिया ऑप्शन में नहीं होता तो रानीगंज होता, उसके पश्चात जो है झरिया के पश्चात फिर रानीगंज आता है, तो दूसरे नंबर पर रानीगंज है जो पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में, ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना कब किया गया था? 1969 में, 1971 में, 1975 में, 1982 में। ग्रामीण विद्युत रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किया जाता है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 15 जुलाई 1969 ईस्वी को ग्रामीण इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की जाती है, तो ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट 43 में देखिएगा, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में कौन लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब आप याद करिए, हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोयले के विभिन्न प्रकारों में से एक प्रकार है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 40 से 60% होता है। और इस लिग्नाइट का जो उत्पादन है वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र? वह नवेली क्षेत्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में देखेंगे, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में? अब याद करिए कुंडलकुलम परियोजना क्या है, अभी हम लोग चर्चा किए थे। यह तमिलनाडु का परमाणु संयंत्र है, परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो यही परमाणु रिएक्टर है। हम लोगों ने जाना था तमिलनाडु में मुख्यतः दो क्या है, परमाणु संयंत्र है, परमाणु विद्युत संयंत्र। कौन कौन है? पहला तो कौन था? ये था कुंडलकुलम और एक कल्पक्कम। तो कल्पक्कम जो तमिलनाडु में अवस्थित है परमाणु संयंत्र है, यह जो परमाणु संयंत्र है वह क्या किया गया? स्वदेशीय माध्यम से बनाया गया है। यहाँ पे 2 यूनिट भारत के द्वारा 1984 और 86 में स्थापना किया गया, लगभग 220 यूनिट का 2 संयंत्र। और उसी तमिलनाडु के कुंडलकुलम में भी 2 यूनिट का वह रूस की सहायता से स्थापना किया गया है। 1000 यूनिट का 2 यूनिट स्थापना किया गया। तो प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि कुंडलकुलम किसके सहयोग से? तो वह रूस के सहयोग से। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दो परमाणु संयंत्र। कौन कौन परमाणु रिएक्टर? एक है कल्पक्कम और दूसरा कुंडलकुलम। उसके बाद और भी है, कर्नाटक का कैगा है, तेलंगाना का कौन सा है, आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखिए, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? अब बताइए तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो तरल स्वर्ण जो है वह पेट्रोलियम का ही लोक प्रचलित नाम है। तो ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को हम लोग एक और चीज़ काला सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखिए, 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? कौन है जो एनर्जी का स्टैटिक्स प्रकाशन को समय समय पर? वही है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एनएसओ। एनएसओ की चर्चा किए थे ना हम लोग। एनएसओ क्या था? जो एनएसओ था पहले एनडबलएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे, और सीएसओ का स्थापना किया गया था। तो क्या कर दिया गया? एनएसओ और सीएसओ को मिलाकर एनएसओ की स्थापना कर दिया गया। जो एनएसओ था सिर्फ सर्वेक्षण का काम था, और जो सीएसओ का स्थापना किया गया था कब, कहाँ, कैसे सर्वेक्षण किया जाए वह उसका निर्देश करता था। बाद में दोनों को मिलाकर एक संस्था एनएसओ किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी है? बताइए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी? 2001 से, 2002 से, 2006 से, 2011 से। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वह जो प्रभावी है वह 2001 से। अब आपके माइंड में उठा होगा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम क्या है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें ऊर्जा की तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से क्या किया गया था? 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था, ताकि क्या किया जा सके, मतलब उसकी तीव्रता जो हो रहा था उस ऊर्जा की तीव्रता को कम करने के लिए। तो ही ऊर्जा संरक्षण अधिनियम होगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि क्या किया गया था। फिर इसके बाद कुछ समय बाद एक और ऊर्जा संरक्षण कर लागू किया गया था, चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ध्यान से भी निकल गया। नेक्स्ट देखिए 48 में, भारत में वाणिज्य ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितना होता है? 76%, 56%, 67%, 52%। अब बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि वाणिज्य ऊर्जा का कोयले से कितना द्वारा पूर्ति होता है? हम लोगों ने देखा था कि वह 69.7%। तो ऑप्शन में 69 नहीं है, लेकिन उसके करीब में 67 है, तो यह इसका पर्याप्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए ऊपर में व्यावसायिक था, अब ये नहीं कहिएगा कि आप तो बताए थे कि कोयला का भूमिका कितना होता है तापीय विद्युत के उत्पादन में, वह होता है 57.something%। लेकिन वाणिज्य ऊर्जा में, यानी जो वाणिज्य क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जो कौन सा ऊर्जा का वह काम करता है, तो वह यही करता है, इसलिए इसका जवाब हुआ 67% हो गया। और हालांकि तापीय ऊर्जा में जो इसकी भूमिका है वह तो मात्र 57% ही है, सबसे ज़्यादा इसी का ही है। नेक्स्ट देखिए 49 में, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह आप बताइए कौन सा है? तो वह हो जाएगा तापीय ऊर्जा। और इस तापीय ऊर्जा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह हो जाएगा कोयला हो जाएगा, क्योंकि तापीय ऊर्जा तो भारत का सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है ही है, जो कितना देता है सहयोग? 67.7%। उसमें कोयला का सबसे ज़्यादा है, 57.7% है। बाकी तो 7.5% है पेट्रोलियम का और 0.2% है गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य वह महाराष्ट्र है। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आपको पूछ दिया जाए। तो वहाँ और महाराष्ट्र के बाद कौन कौन सा क्षेत्र है यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो महाराष्ट्र के बाद यूपी आता है, गुजरात आता है, वेस्ट बंगाल, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट देखिए 51 में, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
अब गैस आधारित क्या है? यह तापीय विद्युत उत्पादन में से घटकों में से एक घटक है ताप विद्युत, जिसके माध्यम से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। अब बताइए औरैया कहाँ है? यूपी में है, जो गैसीय विद्युत, गैस के माध्यम से गैस विद्युत संयंत्र है। आंवला चलिए रहने दिए। दादरी कहाँ है? यह भी है यूपी में। तो दोनों हो गया, औरैया यूपी तो हो गया, और आंवला आप हमें बताइएगा कि आंवला कहाँ है। और आपको तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह टांडा हो जाएगा। टांडा में कोई भी गैस विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं है। और बताइए कि सबसे पहली बार जो गैस संयंत्र कहाँ स्टार्ट किया गया था? यह भी प्रश्न बनता है ना, कि अगर पूछ दिया जाए सबसे पहला गैस संयंत्र आधारित कहाँ स्थापित किया गया था, तो बताइए। तो वह होगा अंता, वह राजस्थान का जो अंता है वहीं सबसे पहले बार गैस आधारित संयंत्रों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में, उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना। अब उड़ान है जो, यह भी गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ है? गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। तो उड़ान कहाँ हो जाएगा? यह मेरे अनुसार तो होना चाहिए कर्नाटक में। तो कर्नाटक नहीं, कर्नाटक नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा, क्योंकि उड़ान है ना, उड़ान हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। गुजरात में तो कवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? बताइए किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र है? कलपक्कम में है, पुणे में है, शिमला में है, चेन्नई में है? अब बताइए। अब कलपक्कम दिया हुआ है, तो बताइए कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम में ही होगा, क्योंकि यह तमिलनाडु के क्षेत्र है। तमिलनाडु के कलपक्कम में ही परमाणु बिजली केंद्र स्थापित किया गया। और एक और क्षेत्र तमिलनाडु का, वो है कुंडलकुलम। तो सही जवाब हो जाए कुंडलकुलम। अगर यह नहीं होता तब आप चेन्नई मार सकते थे, क्योंकि जो मेन लोकेशन है वो तो कलपक्कम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में देखते हैं हम लोग। 54 में, भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया? कह रहा है कि भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए? हाइड्रो पावर, परमाणु पावर, पवन पावर, थर्मल पावर। तो आप बता दीजिए। यूएसए के सहयोग करने का जो करार हुआ वह परमाणु पावर को लेकर हुआ है, भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 में हम लोग देखते हैं। 55 में कह रहा है निम्नलिखित में किस देश की सहायता से कुंडलकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? बताइए किस देश की सहायता से कुंडलकुलम। इसकी चर्चा हम लोग 2-3 बार किए कि कुंडलकुलम परियोजना यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है, एक कुंडलकुलम और एक कलपक्कम। जो कुंडलकुलम है वह तमिलनाडु में है, और वह किसके सहयोग से? वह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। लगभग यह स्थापित किया गया 1988 में। एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे अनुसार तो 1988 हाँ 1988 लगभग यही हमें लग रहा है, रूस में किया गया। तो देख, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। और ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, कोई नहीं, अमेरिका के सहयोग से तारापुर वाला स्टार्ट किया गया, सबसे पहला भारत का, महाराष्ट्र वाला। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के कुंडलकुलम में रूस परमाणु भट्टियों में कितनी इकाइयाँ लगाई गई? आ गया ना। अब देखिए तमिलनाडु का जो कुंडलकुलम है, पहली बार तो हुआ किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बनाया गया। कह रहा है कितना इकाई लगाया गया? यहाँ पर 1000 मेगावाट का 2 इकाई लगाया गया, यानी 2000 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होता, 2 इकाई है। और इसी तमिलनाडु क्षेत्र के कलपक्कम में भी 2 इकाई बनाया गया, लेकिन वह किसी विदेश के सहयोग से नहीं, बल्कि वह स्वदेशी सहयोग से 1984 और 1986 में। कितना यूनिट का? 220 यूनिट का 2 यूनिट हो सकता है। जब ये पूछ दिया जाए तो वह भी पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 57 में, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? अब बताइए केंद्रीय जल विद्युत शोध के, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थापना हुआ महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासा में है। यही क्या है? अनुसंधान केंद्र है। शोध कहिए, अनुसंधान कहिए, रिसर्च कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बे हाई संदर्भित है। अब बताइए बम्बे हाई क्या है? याद करिए, हम लोगों ने देखा था भारत में जो तेल उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वह 4 क्षेत्र है। कौन कौन 4 क्षेत्र? पहला क्षेत्र था ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा क्षेत्र क्या था? दूसरा क्षेत्र था गुजरात तट, तीसरा क्या था? तीसरा था पश्चिमी तटीय क्षेत्र, चौथा क्या था? पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब याद करिए, जो तीसरा था अब पश्चिमी तटीय क्षेत्र, उसमें 3 पेटियां पाई जा रही थी। पहला जो था पेटियां था, कौन था? वह बम्बे हाई। दूसरा कौन था? बसीन। तीसरा कौन था? अलियाबेट। वही है पहला बम्बे हाई जो क्षेत्र है वह क्या? आप देखिए ऑप्शन में, अब तटीय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, अपतटीय। अगर आपको यह क्लियर नहीं होगा कि तटीय और अपतटीय में क्या अंतर है, तो आप प्रश्न का सही गलत जवाब दे देंगे। तटीय भी आप मार सकते हैं, लेकिन अपतटीय होगा। अपतटीय का मतलब होता है तट से दूरी पर जाकर समुद्र में जो कि उसका जो वहाँ से निकाला गया है वह होता अपतटीय, और तटीय होता तट के किनारे, तट पर। तो अपतटीय हो जाएगा। ऑफ, सॉरी, इसका इंग्लिश होता OFF, OFF, SHORE।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन परंपरागत? अब परंपरागत को समझने से पहले आप गैर परंपरागत समझिए। गैर परंपरागत क्या था? वैसा ऊर्जा जो क्या हो, असीमित मात्रा में हो, जो खत्म नहीं हो सकता है, उस ऊर्जा को हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी गैर पारंपरिक जो प्रदूषणहीन होता है। कौन कौन सा होता है उसके अंतर्गत में? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा गैर परंपरागत होते हैं। यानी जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक ये है। और उसके अंतर्गत जो बच गया कौन? ये चौथा है, जैव मात्र ऊर्जा। यह क्या है? गैर परंपरागत नहीं है, तो ये हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 में, पाकिस्तान ने फिल इन दी ब्लैंक्स में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर के निर्माण में आपत्ति उठाई। अब देखिए पाकिस्तान का 2 क्वेश्चन आ चुका है। पहला है जो बगलिहार में भी उठाया है, और यहाँ पर है जो किशन गंगा हाइड्रो पावर में भी उठाया है। अब आइए इसे समझते हैं क्या है किशन गंगा, ये क्यों उठाया है। अब इसे भी समझने के लिए हम लोग को कुछ दशक पहले चलना पड़ेगा। बात है 1960 ईस्वी की। 1960 ईस्वी में क्या होता है? एक सिंधु जल संधि होता है, और वह सिंधु जल संधि समझने पहले आप ये जानिए कि किशन गंगा हाइड्रो परियोजना है कहाँ। यह किशन गंगा हाइड्रो परियोजना, यह जो झेलम नदी है ना, उसके सहायक नदी किशन गंगा है। झेलम नदी का सहायक नदी किशन गंगा नदी है, उसी पर बनाया गया यह हाइड्रो पावर। क्लियर है? तो क्या हुआ है, तो उसको लेकर जब यह बनाया तो वह इसको लेकर हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में 2005 में शायद कंप्लेन करता है। हाँ यही होगा डेट, एक बार आप देख लीजिएगा, हमें थोड़ा सा अपडेट नहीं है। हाँ 2005 नहीं, 2010 में, वो तो था 2002 में। हाँ 2010 में क्या होता है, यह क्या करता है, वहाँ पर कंप्लेन करता है। कंप्लेन इसलिए करता है, ये मुद्दा क्या रखता है कि जो सिंधु जल संधि था उसमें से क्या था, ऊपर से 3 नदी को जल का यूज करने के लिए पाकिस्तान को हुआ था, और नीचे से 3 जल, ऊपर से कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब। इन 3 नदियों का जल का उपयोग कौन करेगा? वह करेगा पाकिस्तान। यानी वह 80% पाकिस्तान करेगा, 20% ये करेगा, और बाकी जो 3 गो था, सिंधु, झेलम, चिनाब के बाद रावी, ब्यास और सतलज, यह 3 नदियों का उपयोग भारत के द्वारा किया जाएगा। तो वही झेलम पर जो बना हुआ है किशन गंगा, उसी को लेकर हुआ वहाँ पर कंप्लेन जारी किया। हालांकि 2013 में इसको क्या कर दिया गया, केस को खारिज नहीं, निरस्त कर दिया गया है। और इसमें फैसला यही आया कि क्या करना हुआ, रन ऑफ रिवर के अनुसार, मतलब 9 क्यूसेक मीटर पानी का निरंतर भारत को बहाव देते रहना होगा, रोकना नहीं होगा। लेकिन इसका मांग जो पाकिस्तान था वो 100 क्यूसेक मीटर का कर रहा था, 100 क्यूसेक मीटर का किया था, लेकिन उतना नहीं, 9 का ही हुआ। तो यही है, इसके कारण ये पूछा जाता है। अब यह कह रहा है कि कौन सा राज्य में है, तो वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो झेलम नदी बहता है। तो आप ऑप्शन से भी, अगर आपको पता हुआ कौन सा नदी के किनारे है तो आप छाट भी सकते हैं ऑप्शन को। तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब तुरंत तालचर है तो ऐसा नहीं मार दीजिएगा कि यहाँ पर ताप विद्युत दे दे। ताप विद्युत यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध है जल भारी संयंत्र के लिए। आइए थोड़ा समझते हैं कि जो भारी जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र में जो इसके उपयोग हैं, जो इसकी संगठक इकाई हैं, उसके उपयोग के लिए क्या किया गया है, वह जो भारी जल संयंत्र है वह कहाँ स्थापित किया गया, वह तालचर में स्थापित किया गया है। और यह जो भारी जल है, कहने का मतलब इसका जो नाभिकीय रिएक्टरों में जो भारी जल D2O का बनाया जाता है, वह इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि नाभिकीय विद्युत के साथ साथ रिएक्टरों के जो मंदक होता है एवं शीतलक के रूप में जो उपयोग की जाने वाली जल कौन, जो D2O होता है, उसके निर्माण में इस भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वह भारी जल संयंत्र के लिए हो जाएगा। हालांकि और व्यावसायिक कार्यों में भी होता है, तो तालचर है भारी जल संयंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा पदार्थ है। अब आप बताइए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन कच्चा पदार्थ है। खनिज तेल है, यूरेनियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है भारत में। तो आपको मालूम है ना कि भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन है सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, वह कोयला के द्वारा हो जाता है। कोयला का क्या भूमिका है, वह भूमिका है कितना हम लोगों ने देखा था 57.7 या 3% इतनी भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 63 में, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय स्रोत नहीं पाए जाते हैं। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। तो भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर भाग में उत्पन्न जो ताप है उसका प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो मैग्मा, जो क्या होता है,
मैग्मा उग्मा जो पृथ्वी से निकलता है, तो उस समय जो ऊर्जा उतना भारी मात्रा में जो ऊष्मा होता है, उस ऊष्मा का उपयोग कर विद्युत उत्पादन के लिए किया था, उसी को हम लोग बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो यह जो भूतापीय ऊर्जा का जो क्षेत्र है वह मुख्यतः कहाँ है? पहला था जम्मू कश्मीर के कौन घाटी? पूगा घाटी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मणिकरण। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से कहाँ पर क्या है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, तो वह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण हो जाएगा। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, मणिकरण हो गया, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर का भी हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद पश्चिमी घाट का भी हम लोगों ने देख ही लिया। और उसके बाद गोदावरी घाट का भी क्षेत्र जो इधर है वह भी है। तो ये गंगा डेल्टा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा नहीं पाया जाता, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 में, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अब बताइए एनटीपीसी का मतलब होता क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी पावर से रिलेटेड है, जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नेशनल थर्मल पावर क्या? वह विद्युत उत्पादन के लिए वह उद्यम है, उसके लिए वह कार्य क्या करता है? विद्युत के उत्पादन के लिए। जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न एनटीपीसी हैं, जिसमें से कोरबा एनटीपीसी भी है जो कहाँ है? ये गुजरात में है। तो ये सभी जो हम लोग को देखने को मिला था। तो आज हम लोगों ने भारत में ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका हम लोगों ने विस्तारपूर्वक हल देख लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न क्यूरी आपके माइंड में, तो बिल्कुल आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम लोग किसी अगले क्लास में किसी अगले थ्योरी के साथ मिलते हैं। तब तक को हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।